हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम सब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए जितने भी केसेस थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज का मैक्सिमम होगा, फिर कब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा, ये सभी केसेस देख चुके थे और उसमें अपना एक न्यूमेरिकल हम किए भी हैं। तो आज हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है कि अब हम पार्टिकल को ग्राउंड से ग्राउंड पे नहीं फेंकेंगे। अब हम पार्टिकल को क्या करेंगे, कुछ हाइट पे जाके इस तरीके से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली यानी सीधा फेंकेंगे। तो जब आप कुछ ऊंचाई पे से जाके पार्टिकल को सीधा फेंकोगे तो ये पार्टिकल ये भी क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा। फिर बोलो, जब आपने मान लो कि h हाइट है, ये कितना हाइट है h, तो h हाइट से जाके किसी पार्टिकल को आप इस तरीके से फेंकोगे, क्या ये पार्टिकल कुछ जाके ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये भी तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही हुआ। लेकिन यहाँ पर हम पार्टिकल को कुछ हाइट से जाके हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं यानी सीधा फेंकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप हेडिंग लगाइए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी क्षैतिज प्रक्षेप गति ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज प्रक्षेप गति। तो एक बार आप इस फिगर को सही से फिर से बना लो। मान लो कि ये क्या है, आपका h हाइट है, आपने h हाइट से जाके एक पार्टिकल को क्या किया है, u वेलोसिटी से फेंका है। और जो आपने पूरा वेलोसिटी दिया पूरा किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, x एक्सिस में। y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, आपका पार्टिकल कुछ जाके ऐसे गिरेगा। तो हमें देखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पार्टिकल जब चलते चलते यहाँ पहुंचेगा तो टोटल कितने टाइम में यहाँ पर पहुंचा। अगर आपने h हाइट से पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका तो पार्टिकल कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा, वही तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो पहला इसमें आप पहला हेडिंग डाला टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ओडियन का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ओडियन का। तो जब पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंचेगा, सबसे पहले हम कुछ भी करने से पहले देखते हैं x एक्सिस के लिए अलग से करते हैं, y एक्सिस में अलग से करते हैं। क्या जो भी डेटा आपको पता है, तो आपको यहां पर पता है कि पार्टिकल का जो x एक्सिस वेलोसिटी वो पूरा u है, तो ये u पूरा x एक्सिस में ही है ना, और y एक्सिस में वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी का y घटक कुछ है, बिल्कुल नहीं, इनिशियल वेलोसिटी का y घटक कुछ नहीं। और जो एक्सीलरेशन होता है वो x एक्सिस में कुछ नहीं होता है, और एक्सीलरेशन y एक्सिस में हमेशा ग्रेविटी की तरफ होता है, ग्राउंड की तरफ होता है। तो यानी ए वाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस जी। माइनस क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। ये बात समझ आ रहा है ना। तो जब पार्टिकल यहां से चल के यहां पर पहुंचेगा उस केस में क्या होगा, क्या उसका वाई एक्सिस से जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूरा एच हो चुका होगा। जब पार्टिकल यहां से चल के यहां आएगा तो इस लेवल से, इस लेवल का मतलब उसके चलने का यही लेवल है, तो यहां से पूरा y एक्सिस में इतना दूरी चल चुका होगा और x एक्सिस में इतना दूरी चल चुका होगा। तो x एक्सिस में जितना दूरी चलता है इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी r से रिप्रेजेंट करते हैं। और y एक्सिस में कितना चला होगा, जितने हाइट से फेंके उतने हाइट वो नीचे चला होगा। तो यानी हम y एक्सिस में इक्वेशन लगा दें, अरे क्योंकि आपको पता है ना y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट पता है कितने के बराबर होगा, h के बराबर होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए चूंकि आपको पता है क्या, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जब पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा, जब कण जमीन पर पहुंचेगा तो उस केस में ये जो s होगा, हम यहाँ पर ऐसे समझो, ये जो यस वाई होगा इसको हम एच लिख सकते हैं, नहीं बाबा माइनस एच लिखना है आपको। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पार्टिकल नीचे आ चुका होगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एच ये निगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम इसे एच ना लिख के क्या लिखेंगे, माइनस एच। फिर आपको पता है यू वाई का वैल्यू आपको पता ही है, और यहाँ पर जब पार्टिकल यहाँ से पहुंच के वहां पर चलेगा तो टी बराबर कैपिटल टी लिखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हो, तो उस समय जो आपका टाइम होगा कैपिटल टी के बराबर चुका होगा। तो आप वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लगाना चाहते
बात है, यानी एस वाई बराबर यू आई कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई कैपिटल टी का स्क्वायर। एस वाई का वैल्यू कितना हो चुका होगा उसके से माइनस एच, यू आई का वैल्यू देख के बताओ साहब कितना है 0। जब 0 का गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। क्या माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बोलो। अब 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, तो क्या यहां से 2h अपान जी ये बराबर हुआ टी स्क्वायर के। तो अगर आपको टी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर जाकर क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी टी बराबर कितना आया रूट ऑफ 2g अपान h। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यानी जब पार्टिकल इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो कितने टाइम पे आके ग्राउंड पहुंचेगा, रूट ऑफ 2g अपान h, वेयर h इज हाइट। जितने हाइट से आपने पार्टिकल को फेंका है वो हाइट है, और जी क्या है ग्रेविटी। सवाल में बोला है तो 9.8 लेना, वरना नहीं बोला अपने मन से लेना है तो वैल्यू कितना लेते हो आप 10। क्लियर है। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा। तो आप कॉपी इसे कर चुके होगे। तो अब बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि तो अब बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि पार्टिकल का एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल का एक्स एक्सिस में देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज ये है ना कि पार्टिकल ये आगे कितना चला है। जब पार्टिकल ग्राउंड पहुंचा है तो आगे कितना बढ़ा, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है, यानी एक्स एक्सिस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो आपको टाइम तो पता चल गया ना कि कितने टाइम पे यहां पर पहुंचा होगा, अंडर रूट 2h अपान जी। तो इतने टाइम में पार्टिकल एक्स में कितना आगे चला होगा, वही उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। जैसे एग्जांपल में मान लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट 10 है। इस बात का मतलब क्या है कि पार्टिकल 10 सेकंड में ऊपर से चल के यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंच चुका है। तो क्या उतने ही सेकंड में, यानी 10 ही सेकंड में वो आगे भी तो बढ़ा होगा, और एक्स एक्सिस में ही आगे चल रहा होगा, एक्स एक्सिस में चल रहा होगा, वाई एक्सिस में चल रहा होगा। तो 10 सेकंड में एक्स में भी तो चला है, तो उतने ही टाइम में, उसी 10 सेकंड में पार्टिकल एक्स में जितना चला है वही तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी उतने ही टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल का एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट वही आपका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। तो यानी आप पहले हेडिंग डालो सेकंड क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज परास। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर से, क्षैतिज परास। तो इस केस में जो टी होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने देखा कितना आया है अंडर रूट 2h अपान जी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, और इस केस में यस एक्स आपका ये होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। इतने टाइम में जो एक्स एक्सिस में विस्थापन आएगा वही तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है ना। तो चलो आपको फार्मूला पता है क्या, यस बराबर यही ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप एक्स एक्सिस के लिए लगा रहे हैं तो क्या आप ये इक्वेशन ऐसे लिखोगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, और टी ना लिख के में क्या लिखना है कैपिटल टी, पूरे टाइम ऑफ पीरियड में देखना है, प्लस हाफ सॉरी टाइम ऑफ पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, हाफ ए एक्स कैपिटल टी का स्क्वायर। बोलो तो बताओ एस एक्स का वैल्यू कितना है, यही तो है हॉरिजॉन्टल रेंज, लिख दे बराबर यू एक्स का वैल्यू कितना है यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना है अंडर रूट 2h अपान जी, प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू कितना है 0, टी स्क्वायर 0 का गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ जाएगा u अंडर रूट 2h अपान। तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं किसी भी टाइम पर वेलोसिटी ना, कि मान लो अगर कण चला है, आपको बोल दे 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, यानी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी क्षण या किसी भी समय टी पर कण का वेग। आप अगला हेडिंग लगाओ, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी क्षण कण का वेग। अब आपको पता है कि जब वेग का केवल बात किया है तो यहां पर पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, 1D 2D 3D 4D 5D, केवल डी गिनते थोड़ा चले जाओगे। कण चैप्टर का नाम ही है साफ द्विविमीय गति 2D मोशन। इस बात का मतलब क्या हुआ, कण एक्स में भी चल रहा होगा, कण वाई में भी चल रहा होगा। जब वेलोसिटी का बात आएगा तो किसी टाइम पर कण का 2 वेलोसिटी होगा, एक एक्स वेलोसिटी होगा और एक
अरे यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। यानी अगर आपने पार्टिकल को एक बार यू वेलोसिटी फेंक दी एक्स में, तो पार्टिकल यहाँ पर भी एक्स में यू वेलोसिटी चलेगा। पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो उसका एक्स वेलोसिटी कितना होगा, यू होगा, एक्स वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। जो वेलोसिटी बदले वो किस में बदलेगा, वाई एक्सिस में बदलेगा। क्यों, वाई एक्सिस में वेलोसिटी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। शुरुआत में वाई एक्सिस वेलोसिटी कितना है, 0। अरे पूरा जो वेलोसिटी आपने दिया पूरा एक्स एक्सिस में था ना, वाई एक्सिस में तो कुछ वेलोसिटी ही नहीं था, तो वाई एक्सिस वेलोसिटी शुरू में कितना था, 0। यानी अगर आप एक पार्टिकल को छोड़ देते हो, ड्रॉप का केस, जब आप एक पार्टिकल को ऊपर से छोड़ देते हो तो छोड़ने का मतलब उसका वेलोसिटी कितना है, 0। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है, नहीं बढ़ता जाता है, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन हो गया ना, तो एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में परिवर्तन कराता है। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेग परिवर्तन के समय दर को ही तो आप त्वरण कहते हो, तो यानी त्वरण होने का मतलब वेग में परिवर्तन होगा ही होगा। तो अगर शुरू वेलोसिटी 0 है, अब उसका धीरे धीरे वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या तो वेलोसिटी घटेगा। जब नीचे जाएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। बात समझ आ रहा है, तो वही हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बताना है तो आप क्या काम करोगे, उस टाइम पर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी बता लो और उस टाइम पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी बता दो, और दोनों वेलोसिटी को आई कैप और जे कैप लगा के जोड़ के लिख दो, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी। तो मान लो अगर हमको टी टाइम बाद वेलोसिटी चाहिए, तो एट टाइम टी समय पर क्या होगा, आप कण का क्या क्या निकालोगे। अगर आपको वेलोसिटी बताना है, सबसे पहले आप vx, यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। जो हेडिंग आपको बोला है कौन सा वेलोसिटी है, अरे यार अंतिम वेग होगा, प्रारंभिक वेग तो आपको दे दिया है ना। अब टी टाइम पर आपको पता है कि आपको फार्मूला जानते हो, v बराबर क्या, u प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग होता है, और ये v क्या होता है, टी टाइम पर वेग। तो अगर आपको टी टाइम पर वेग चाहिए तो आप x एक्सिस में अलग से निकालोगे और आप y एक्सिस में अलग से निकालोगे। यानी v बराबर जो इक्वेशन होता है u प्लस ए टी, वो आप x एक्सिस में अलग से लगाओगे और y एक्सिस में आप इसे अलग से लगाओगे, v बराबर u प्लस ए टी। बात समझ में आ रहा है। अगर आपको टी टाइम पर बात करना है तो बताओ ये क्या आ जाएगा, vx बराबर ux का वैल्यू कितना है, u प्लस ax वैल्यू कितना है, 0 इंटू टी। तो 0 का गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा, यानी vx बराबर क्या आ जाएगा, u। यानी चाहे देखो टाइम पे डिपेंड ही नहीं रहेगा, तो किसी भी टाइम पे आप चले जाओ, एक्स वेलोसिटी कितना रहेगा, u, जिस वेलोसिटी से आपने कण को क्या किया, फेंका है। फिर y एक्सिस में अगर वेलोसिटी का बात आएगा तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 प्लस ay का वैल्यू कितना है, -g, और t टाइम पर चाहिए तो हम t लिखेंगे, यानी vy कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस gt। तो किसी भी टाइम t पर जो कण है उसका x एक्सिस वेलोसिटी u होगा और y एक्सिस वेलोसिटी g होगा। तो अगर आपको नेट वेलोसिटी बताना है वेक्टर v, तो वेक्टर v आप कैसे बताते हो, vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यानी वेक्टर v बराबर vx का वैल्यू कितना आ जाएगा, u आई कैप प्लस u आई का वैल्यू कितना है, माइनस जी टी लिख दे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस जी टी जे कैप। तो ये क्या है, किसी भी टाइम t पर कण का नेट वेलोसिटी ना। अब यह वेलोसिटी एंगल बता सकते हो नहीं बता सकते हो, इस बात का मतलब क्या कि कण का जो y एक्सिस वेलोसिटी वो कितना है, gt, और कण का जो x एक्सिस वेलोसिटी वो कितना है, u। तो अगर आपको एंगल चाहिए, रिजल्टेंट मान लो यही है, अरे रिजल्टेंट निकालने के लिए आप यही तो करते हो, ऐसे करते हो, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, तो क्या अगर ये जीटी है तो ये भी जीटी होगा, फिर जीटी होगा। तो अगर यहाँ से आपको tan थीटा चाहिए तो क्या आप tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो लंब कितना हुआ, जीटी बटे यू। तो यहाँ से आप थीटा बराबर क्या बता सकते हो, tan इनवर्स, tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा ना, जीटी अपान यू। बात समझ आ रहा है ना। तो ये क्या है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल, क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, ठीक है। तो आपको पहले ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला हेडिंग। तो अगला हेडिंग आपका होगा ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। वहां पर आपने देखा था ना, ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यानी पथ का समीकरण। तो पथ का समीकरण यानी x और y के बीच में रिलेशन, पथ जो कण है वो किसी न किसी पथ पर चल रहा होगा, उस पथ का समीकरण क्या होगा, और समीकरण बताने के लिए x और y में संबंध बताना, यानी एक ऐसा इक्वेशन बता दो जिसमें x भी आ जाए और जिसमें y भी आ जाए। तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं वो क्या है।
तो आप हेडिंग लगाओ पथ का समीकरण। चौथा इसमें पार्ट है पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पथ का समीकरण के हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप किसी भी टाइम टी पर, मान लो कण चलते चलते यहाँ पर पहुंचा, इस टाइम का कण का एक x निर्देशांक होगा और एक y निर्देशांक होगा। बात समझ रहे, क्योंकि जहां से फेंकते हुए आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है, तो यहां से कितना x में आगे चला वो x हो जाएगा और y में तो नीचे ही आएगा। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पर उसका निर्देशांक कितना है, x, y है। तो ये जो x और y है, इन निर्देशांकों के बीच में जो संबंध होगा वही तो इक्वेशन होता है ट्रेजेक्टरी का। आपने इसके पहले एक कर चुका है ना, पार्टिकल का जो आप कोऑर्डिनेट बताते हो, निर्देशांक बताते हो, किसी पार्टिकल का कितना निर्देशांक होता है, 2 निर्देशांक होता है, एक x वाला और एक y वाला। तो पार्टिकल के x निर्देशांक और y निर्देशांक के बीच में जब आप संबंध बता दोगे, वही उसका क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। किसका इक्वेशन, इस पथ का। तो क्योंकि आपको फार्मूला पता है, आपको x और y निकालना है। x क्या है, किसी टाइम t पर निर्देशांक x वाला, और y क्या है, किसी टाइम t पर y वाला निर्देशांक। तो एक प्रकार से किसी टाइम अगर t पर चली गई x में दूरी x है क्या, और चली गई दूरी y एक्सिस में y है, और x क्या बता रहा है, t टाइम में x एक्सिस में चली गई दूरी, y क्या बता रहा है, t टाइम में y एक्सिस में चली गई दूरी। तो ये दूरी ही तो है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको पता है कि ये u पूरा पूरा x में होता है, यानी ये आपका ux है, ux बराबर कितना u, और uy बराबर कितना, कण का y में वेलोसिटी नहीं होता है कुछ, एक्सीलरेशन का जो x, एक्सीलरेशन x एक्सिस में कितना होता है 0, और y एक्सिस में पूरा एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है -g। ठीक है, अरे बोलो तो बस आ जाओ। तो आप ये इक्वेशन x के लिए पहले लगाओगे, तो x के लिए जब लगाओगे तो कितना आ जाएगा, sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। कर सकते हो। तो x का वैल्यू है कितना, अच्छा इसको आपने, हम इसी को x से रिप्रेजेंट किया, अरे x का मतलब x में विस्थापन, और x में जो विस्थापन है उसको हम x निर्देशांक से डिनोट कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, x बराबर ux। ux की वैल्यू कितना है, u हमें t टाइम में चाहिए, और ax की वैल्यू कितना है 0, तो 0 का गुणा भाग होके पूरा 0 हो जाएगा। तो ये केवल x का वैल्यू आ गया, समझ में आया। अब आओ y एक्सिस के लिए लगाना होगा, क्या लिखोगे, sy इक्वल टू uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर। कर सकते हैं साहब। तो sy को हम क्या लिख रहे हैं, y बराबर uy का वैल्यू क्या है, uy देखो बताओ, 0 इंटू टी प्लस हाफ ay की वैल्यू कितना है -g स्क्वायर। तो i बराबर कितना हुआ, 0 का गुणा होके पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस g/2 t स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, हमको क्या चाहिए, x और y में रिलेशन चाहिए। तो अगर आपको x और y में रिलेशन चाहिए तो t का मान निकाल के यहाँ से यहाँ रख दे क्या। तो बताओ, इसे आप मान लो समीकरण 1 और इसे आप मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से क्या t बराबर x अपान u लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, और ये कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -g/2 t स्क्वायर, यानी x अपान u का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, y इक्वल टू -g/2 u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। बोलो क्या ये भी पैराबोला का इक्वेशन है कि नहीं है। पैराबोला का इक्वेशन आपको बताते हैं, अगर y का पावर 1 हो x का पावर 2, या x का पावर 1 हो y का पावर 2 है, तो आपका क्या होता है, पैराबोला यानी परवलय का समीकरण होता है। तो यहाँ पर भी देखो y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो ये आपका परवलय का ही समीकरण है। यानी अगर आप जब पार्टिकल को h हाइट से ले जाके फेंकोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कण का पथ क्या होता है, परवलय होता है, क्योंकि पथ का समीकरण यही तो है ना। तो पथ का समीकरण देख के क्या लग रहा है, ये परवलय है। तो यानी कण एक परवलयाकार पथ पर ही चलेगा। तो आप लिख सकते हो कि जो या यह एक परवलय का समीकरण है, यह एक परवलय का समीकरण है। आपसे अगर कोई पूछेगा सिद्ध करो कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति में और क्षैतिज प्रोजेक्टाइल मोशन यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कण का पथ होता है वह परवलयाकार होता है, तो आप कैसे सिद्ध करोगे, कण का इक्वेशन
बना दो कि देखो ये कण इस पाथ पर चल रहा है, जो कि ये किसका इक्वेशन है, परवलय का इक्वेशन है, यानी कण एक परवलयाकार पथ पर रास्ते पर चलेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो पहले अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब इसका लगभग थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल। फिर से देखो न्यूमेरिकल के अगर आपको फार्मूला याद है, दोनों न्यूमेरिकल मिक्स करके चलेंगे। अगर फार्मूला याद है नहीं सही है, नहीं फार्मूला याद है तो आपके पास एक चीज है, क्योंकि आपने गति का समीकरण देखा है, तीनों गति का समीकरण आप जानते हो। आप एक्स में अलग से सॉल्व कर देना, वाई में अलग से सॉल्व कर देना, जो पूछा है सब कुछ मिल जाएगा। फार्मूला ये ऐसे तो करके निकाले है ना, लेकिन फार्मूला याद है आप जल्दी से कर पाओगे। तो चलो अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्या बोला है इसमें, किसी प्रक्षेप के प्रक्षेपण बिंदु पर, प्रक्षेप का मतलब आपको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस कण को हम फेंकते हैं उस कण को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, यानी प्रक्षेप। जिस बिंदु से फेंकते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रक्षेपण का बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या प्रक्षेपण का बिंदु भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना। तो प्रक्षेपण बिंदु पर वेग का अधिकतम ऊंचाई पर वेग के साथ अनुपात बताइए। आपको पता है कि जैसे यह कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो अब मान लो कि यह आपका कण है जिसको आप u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे क्या करते हो, फेंकते हो। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेपण बिंदु। प्रक्षेपण का बिंदु मतलब जिस बिंदु से हम कण को फेंकते हैं वो आपका कहलाता है प्रक्षेपण का बिंदु। नहीं, फिर आपका कण इस तरीके से जाके ग्राउंड पे अपना हिट होता है नहीं होता। तो जिस पॉइंट से आप कण को फेंकते हो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बिंदु, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपने u वेलोसिटी से कण को फेंका तो यहाँ पर कितना वेलोसिटी होता है, इसका u वेलोसिटी होता है। और जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है कि x एक्सिस में वेलोसिटी नहीं चेंज होता है। अगर थीटा एंगल पे आपने पार्टिकल को फेंका तो यहाँ पर x डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होता है, u cos थीटा, और y डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होता है, u sin थीटा। तो जो u cos थीटा x एक्सिस में वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद पार्टिकल को y में वेलोसिटी 0 जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा x में वेलोसिटी रहता है, यानी u cos थीटा x एक्सिस में रहता ही है। तो आपसे यही पूछा है क्या, किसी प्रक्षेप का, प्रक्षेप यानी ये जो कण है, इस कण का प्रक्षेपण बिंदु पर वेग, प्रक्षेपण बिंदु पर वेग क्या है, u cos थीटा, ये तो x में, ये y में है, और जो नेट वेग है तो कितना है, u है। इस वेग का अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट पर जो वेग है उसके साथ अनुपात बताइए। तो जो आपको रेशियो यानी आपसे क्या पूछ लिया, यहाँ पर जो वेग है u, इसका किसके साथ अनुपात, u cos थीटा के साथ अनुपात। तो u से u कैंसिल हुआ, ये कितना आ जाएगा 1/cos थीटा यानी sec थीटा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो आपको बस यही क्वेश्चन था, इतना ही था ये। तो चलो आपको जो भी कॉपी करना आप इसमें कॉपी, ये फिगर ही बना लेना आप इसी क्वेश्चन में, और आगे ये भी बना लेना कि कण के वेग का, और किस वेग का, कुछ नहीं बोला यानी प्रारंभिक वेग का, कण के वेग का किसके साथ, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज के साथ कोण भी बताइए, क्षैतिज के साथ कोण भी बताइए। तो मान लो कि यह अनुपात कितना है आपका x। तो आपको जब पता चला x बराबर कितना सेक थीटा आया, तो क्या यहाँ से आप थीटा बता सकते हो, थीटा बराबर कुछ नहीं, सेक इधर जाके क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x। ये भी हो गया आपका। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं इसके। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक कण है वह इस प्रकार द्विविमीय गति करता है, यानी 2D मोशन करता है, यानी मोशन इन ए प्लेन, ताकि x बराबर कितना है टी स्क्वायर, और y बराबर कितना है t का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। तो कण के पथ का समीकरण क्या होगा, आपको पता है कि किसी भी कण के पथ का समीकरण निकालने का मतलब क्या है, x और y के बीच रिलेशन ना। तो चलो चूंकि आपको x बराबर कितना दिया है टी स्क्वायर, तो क्या यहाँ से t का मान निकाल के y में रख दे, नहीं रख दे, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा √x, बोलो। या एक काम करो, सीधा वहां पर t का पावर 4 दिख रहा है तो आप इतना ही रहने दो, चूंकि इसे मान लो समीकरण 1, और y बराबर आपको क्या दिया है t का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या हम इसे ऐसा लिख दे, टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्या इसे ऐसा लिख दे, टी स्क्वायर का वैल्यू है कितना x का स्क्वायर, टी स्क्वायर का वैल्यू x है, तो टी स्क्वायर की जगह x रख दिया, x का स्क्वायर हुआ, और टी स्क्वायर की जगह x ही रखना है। तो यानी y बराबर क्या आया, x स्क्वायर प्लस x। y और x में यही तो रिलेशन हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, चलो
तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गेंद को 70 मीटर की ऊंचाई से, यानी 70 मीटर मान लो ये आपका हाइट है, तो 70 मीटर की ऊंचाई से क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए, 70 मीटर की ऊंचाई से आपको फेंकना है, क्षैतिज के साथ कितने अंश का कोण बनाते हुए, 30 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर फेंक सकते हो, और 30 अंश का कोण बनाते हुए आप नीचे भी फेंक सकते हो। लेकिन किधर फेंकना है, 50 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर, यानी ऊपर की तरफ फेंकते हो। किस स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप ऊपर की तरफ फेंकते हो। बात समझ आ रहा है? तो कह रहा है कि कितने समय बाद कण जमीन पर पहुंचेगा, तो कण कुछ इस तरीके से चल के ऐसे अपना जमीन पर आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो कितने समय बाद ये जमीन पे आके गिरेगा। अब बोलोगे ऐसा तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा ही नहीं है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन सीधा एक ग्राउंड से ग्राउंड के लिए पढ़ा है, और एक कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, माने सीधा फेंका था। यहाँ पर तो ऊपर फेंका जा रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बताया कि जब भी मोशन इन 2D का प्रॉब्लम आएगा, आप क्या करोगे, सभी डेटा को x में अलग से लिख लो, y में अलग से लिख लो, x में अलग सा इक्वेशन लगा दो, y में अलग से इक्वेशन लगा दो, आपका काम बन जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो अगर कण को आपने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, इसका जो x में वेलोसिटी आएगा ux उसे बोलेंगे, और कितना हो जाएगा u cos थीटा, यानी 50 cos 30 अंश होगा। बोलो 50 cos 30 अंश, और ये ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 50 sin 30 अंश। ये आपका क्या है uy। बात समझ आ रहा है? कैसे समझा? आप लिखते चलो, ux बराबर कितना है 50 cos 30 अंश, और cos 30 अंश का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी 25 √3 मीटर पर सेकंड। और uy कितना आया 50 sin 30 अंश, यानी 50 sin 30 अंश का वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपने कण को 25 की स्पीड से ऊपर फेंका, इसकी इतनी स्पीड से नीचे फेंका है। अब जब कण पहुंच के जमीन पर पहुंचेगा, मतलब चलते चलते जमीन पर पहुंचेगा, आपसे यही तो पूछा कितने टाइम बाद ये जमीन पर पहुंचेगा। तो जब ये जमीन पर पहुंचेगा, तो यहां से फेंका गया यहां इसी लेवल पर पहुंचेगा, यानी वाई में विस्थापन कितना होगा 70 ही तो होगा। जब कण चलते चलते यहां पर पहुंचेगा, तो उसका शुरू में लेवल ये था, और जब पहुंच गया तो लेवल ये है, तो वाई में विस्थापन, उस केस में उसका जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा 70 ही होगा कि नहीं 70 ही होगा। तो हमें क्या पता है, और आपको एक्सीलरेशन तो पता है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, तो वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन कितना होता है -10 के बराबर होता है। तो जो आप फार्मूला जानते हो यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो क्या हम इसे ऐसा लिख दे sy इक्वल टू uy ay। तो बताओ sy का वैल्यू कितना है -70, क्योंकि नीचे की तरफ पार्टिकल चला है। अरे आप पार्टिकल को यहां से फेंके हो ना, जब पार्टिकल यहां से चलते चलते नीचे आएगा, तो उसका विस्थापन नीचे की तरफ -70 के बराबर होगा, तो विस्थापन निगेटिव है, ठीक है। बराबर ui का वैल्यू कितना था 25 इंटू टी, आपको यही टाइम पूछा है, मान लेते इस टाइम को t, प्लस हाफ ay का वैल्यू कितना -10 ले ले, कुछ नहीं दिया तो आप 10 ले सकते हो, और माइनस लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है, और बाकी आपसे t पूछा ही है। तो कितना हो जाएगा -70 बराबर 25t, और प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10t²। तो क्या 5 कॉमन लेके हटा सकते कि नहीं कर, तो 5 कॉमन लोगे कितना आ जाएगा 5 × 1 बचा 2 5 × 20 बराबर 5 × 5 = 25t - t²। तो क्या द्विघात समीकरण दिख रहा है, सब एक तरफ ले लो, -t² के कितना आ जाएगा +t² -5t, और ये -14 बराबर कितना 0। 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाओगे 5 आ जाएगा, यानी t² -60t + 2t -14 बराबर 0। तो यहाँ से आप t कॉमन लोगे तो कितना होगा t -7, यहाँ पर आप 2 कॉमन लोगे कितना हो जाएगा t -7 बराबर 0। तो t -7 दोनों जगह से कॉमन लोगे, तो t -7 इंटू t + 2 = 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला t = 7, और यहाँ से आपको क्या मिला t = -2। तो टाइम निगेटिव लेना नहीं है। बात समझ में, ये टाइम निगेटिव क्यों मिला, ये लगभग आपको ऐसा, मतलब ये तो फार्मूला है ना द्विघात समीकरण, ये थोड़ा जा रहा है आप टाइम निकाल लो कि x का वैल्यू निकालो y का वैल्यू निकालो। तो इसलिए ये इस हिसाब से क्या होगा, ये कुछ ऐसे चला होगा, यानी यहाँ से 2 सेकंड पहले अगर ये चलता तो यहाँ से चलता, इसलिए आया। लेकिन फिलहाल इसका कोई औचित्य नहीं है, तो यहाँ से आपको टाइम का वैल्यू कितना मिला 7, यानी जब आप फेंकोगे 7 सेकंड बाद पार्टिकल चल के जमीन पर पहुंचेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी कर लो। तो ठीक है, फिर अब न्यूमेरिकल यहाँ तक करते हैं, अगर कुछ और न्यूमेरिकल करना होगा तो हम लोग कल करेंगे, वरना आगे का स्टार्ट करेंगे। तो फिर आज बस करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।